नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। गिरिडीह में नगर निगम चुनाव को लेकर 23 फरवरी को वार्ड संख्या 18 में 2 वार्ड प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली, जहां पर झड़प में फायरिंग होती और 2 लोगों को इस दौरान गोली लग गई। घायलों का इलाज इस वक्त धनबाद में जारी है। हालांकि इसी दौरान एक पक्ष के लोग उग्र हो उठे और काफी संख्या में इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कई निर्दोष लोगों के साथ बेरहमी से मारपीट भी की गई। तस्वीरें आपके सामने और देखिए किस तरीके से यहां पर हंगामा बरपा और इसकी जद में निर्दोष लोग भी आए। चोट को देखकर आप समझ सकते हैं किस तरीके से हालात उस वक्त हुए होंगे। हंगामे के दौरान ही गोली चलाई जाती है, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। इन लोग बाजार गया था, अब बाजार में कैसे कैसे हुआ और तब हमको पता चला, फोन से आया कि आपका लड़का कैसे मारपीट हुआ है। मारपीट हुआ। उसके बाद हम वहाँ जब पहुँचे इतना ही रोने लगा कि हम नहीं बचेंगे। तो इसको फिर है सो प्रशासन हमको दिए कि अपना लड़का ले जाइए और वैसे ट्रीटमेंट कराइए। तो किस तरीके से हालात बने। गिरिडीह जिले में कल यानी 23 फरवरी को नगर निगम का चुनाव हुआ। इस दौरान वार्ड नंबर 18 में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस दौरान गोली भी फायरिंग हुआ। फायरिंग होने में जिस तरह फायरिंग हुआ उनमें से 2 लोग घायल हुए, जिसका इलाज धनबाद में चल रहा है। गोली फायरिंग होने के बाद जैसे ही 2 लोग घायल हुए, एक पक्ष के लोग आक्रोशित हो उठे और लगातार विरोध प्रदर्शन करने लगे। इतना ही नहीं, जो लोग रास्ते से गुजर रहे थे उनके साथ बेरहमी से मारपीट भी किया जाने लगा। डंडे हाथ में जो था उस औजार के साथ इन्हें बेरहमी से भीड़ के द्वारा मारा गया है। तस्वीरों में साफ देख पा रहे होंगे कि किस तरह स्थिति बनी हुई है। बोलने में असमर्थ है, चलने बुलने में असमर्थ है, शरीर में पूरा चोट लगा हुआ है। तस्वीरों में देखिए थोड़ा किस तरह से चोट लगी है और हम इनसे थोड़ा बात करते हो समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो इसके साथ ये घटना घटी है, इस घटना को लेकर ये क्या कहते हैं और ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे। आपका नाम क्या हुआ भाई? मेरा नाम विकास कुमार। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे और किस जगह पे मारपीट हुई? कल यहीं पे हम थे अलकापुरी में। जब इलेक्शन खत्म हुआ हम पेट्रोल भराने के लिए गए वहाँ पे पेट्रोल टैंक। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा। मेरा गाड़ी अभी तक वहीं खड़ा था। हम रात को 9 बजे लेके आए। वहीं से कुछ हंगामा हुआ तो हम देखने के लिए थोड़ा सा पीछे से मिर्दा होटल है उसके पीछे से हम गए। वहाँ पे अकेले गए? हम एक लड़का और थे। अच्छा। वहाँ पे जब गए तो वहीं पे बहुत ज्यादा भीड़ लगा हुआ था। वहाँ हम लोग गए भी नहीं। वहाँ पे जितना सारे सब मुस्लिम थे। वहाँ से देखे कि उसी साइड से ईंटा चल गया पुलिस के गाड़ी पे। जब पुलिस के गाड़ी पे ईंटा जब चला तो वो सोचते कि लाठी चार्ज हो जाता है। तो वहाँ से हम लोग भागने के चक्कर में जस्ट हम लोग भागे भी नहीं। वहाँ से जैसे मुड़े बोले बाबू इधर आओ, तो हम लोग स्वेच्छा से वहाँ भी चल के, वीडियो भी वायरल है कि वीडियो में भी हम लोग वहाँ चल गए। मेरे गर्दन पकड़ के वो भीड़ को बुला के इकट्ठा करके जब बुलाया गया, तब जैसे बुलाया भीड़ में वैसे फिर हमको मारने लगा। फिलहाल इस मामले को लेकर पूरे प्रकरण यानी पूरे मामले में जांच को लेकर एक एसआईटी का गठन एसपी के द्वारा किया गया है, जिनमें से जो एसडीपीओ जितवाहन उरांव हैं, डीएसपी मुख्यालय नीरज कुमार हैं और ट्रैफिक डीएसपी कौसर अली शामिल हैं। तो फिलहाल आप देखना होगा कि इन मामले में क्या निकल कर आता है, क्या दोषियों पर कार्रवाई होती है या नहीं होती है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और बड़ी खबर खूंटी से आ रही है, जहां तोरपा में जंगली हाथी की एंट्री हो गई। कसमार गांव के पास जंगली हाथी देखा गया है। हाथी को ग्रामीणों ने हालांकि यहां से खदेड़ा। हाथी देखकर दहशत में लोग इस वक्त आ गए हैं। लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील इस वक्त वन विभाग के कर्मचारी कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से हाथी की दहशत जो है वो साफ तौर पर इलाके में नजर आती है, जहां पर खूंटी से ये बड़ी खबर आ रही है। और ये वो तस्वीर देखिए किस तरीके से ये हाथी जो है रिहायशी इलाके तक पहुंच गया और उसके बाद जो लोग यहां पर थे उन लोगों ने इसे यहां से खदेड़ा है। हालांकि ये जानलेवा हो सकता है, लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है और न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि ऐसी परिस्थिति में हाथी के करीब न जाएं। वन विभाग को इसकी सूचना दी गई है।
तोरपा में जंगली हाथी की एंट्री के बाद से लोगों के अंदर अब डर का माहौल साफ तौर पर नजर आता हुआ लाल घेरे में आपको वो तस्वीर भी दिख रही होगी और देखिए किस तादाद में लोग जो है वो हाथी के इर्द गिर्द आपको नजर आ रहे हैं। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने झारखंड के बजट को पेश किया और इस बार के बजट को अबुआ दिशोम बजट का नाम दिया गया। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने 1,58,560 करोड़ रुपए का बजट पेश किया और इस बजट में महिला, किसान, युवा और बच्चों के साथ हर वर्ग पर फोकस किया गया। तो वित्त मंत्री ने दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि देते हुए इस बजट को अबुआ दिशोम बजट का नाम दिया और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो बजट है इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, चाहे महिला हो, किसान हो, बच्चों की बात हो, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया गया है। हम सभी को ज्ञात है हमारा अपन बजट 2023-24 में एवं 24-25 में हमीन कर बजट, 2025-26 में अबुआ बजट एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 में अबुआ दिशोम बजट गोष्ठी एवं परिचर्चा के माध्यम से वार्षिक बजट को लगातार बहुमुखी आयाम दिया जा रहा है। राज्य को देखिए 2026-27 के बजट को जब पेश किया गया तो बताया गया कि किस तरीके से झारखंड जो है वो विकास के पथ पर अग्रसर है और इस दृष्टिकोण से हर वर्ग के हितों की रक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी है। आर्थिक दबाव राज्य के ऊपर हालांकि लगातार बढ़ रहा है, हमें बस 5,000 करोड़ रुपए ही मिले और इन्हीं सीमित संसाधनों के भीतर विकास हमारी प्राथमिकता है। केंद्र से 11,000 करोड़ रुपए की जरूरत थी लेकिन ये राशि हमें मिली नहीं। वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार पर इसे लेकर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार आर्थिक सहयोग ही नहीं कर रही, केंद्र सरकार का आर्थिक सहयोग जरूरी है वरना राज्य पर आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है। हमारे राह में कितने भी रोड़े अटकाएं न हम झुकेंगे, न झुके हैं, हम संघर्ष करेंगे और हमें ये दो पंक्ति हमारे आत्मबल को और मजबूत बनाता है। वह दो पंक्ति इस प्रकार हैं, किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है। हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार की यह सोच है कि किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लें और इसी दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। तो वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने आज विधानसभा में बजट को पेश किया। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बजट की विशेषता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अबुआ दिशोम बजट का मकसद राज्य के ओवरऑल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को तेज करना है। राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि शहीद के आश्रितों के लिए आदर्श विद्यालय, महिला किसानों के लिए महिला किसान खुशहाली योजना शुरू की गई है। बजट है वो 1,58,560 करोड़ रुपए का है, यानी कि पिछले वर्ष जो हमारा बजट था या चालू वित्तीय वर्ष में, अब ये वित्तीय वर्ष समाप्त नहीं हुआ है, वर्तमान वित्तीय वर्ष में जो 1,45,400 करोड़ का बजट था उससे ये अधिक का बजट है। महिला किसान खुशहाली योजना भी प्रारंभ की गई है जिसके अंतर्गत महिला किसानों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग से जोड़कर टेक्निकल हेल्प के द्वारा ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। ये हमारी योजना है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक लैम्प्स, पैक्स, कोऑपरेटिव मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाएगा। 26-27 में 162 करोड़ 20,90,000 रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। बजट में प्रावधान किया गया है कि जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट का बजट एलोकेशन होगा या है उसमें 200 करोड़ रुपया निकाल करके अलग से, जिसे आप कह सकते हैं कि वो कैंसर बजट के नाम से रखा जाएगा और हम उससे पेट सीटी स्कैन मशीन इस्टेब्लिश करेंगे। हमारे 5 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो सरकार के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है और राज्य के 24
जिले सदर अस्पताल में हम सभी अस्पतालों में, सदर अस्पतालों में ब्रेस्ट मैमोग्राफी मशीन की भी स्थापना करेंगे। तो ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बजट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये 25 साल का युवा बजट है। इस साल के झारखंड का यह युवा बजट विशेष करके ग्रामीण लोगों की उम्मीदों को पूरा करने वाला है। महात्मा जी की जो कथन है या उनकी सोच है कि गांव में हमारी आत्मा बसती है, और हम लोग भी इसी प्रयास में हैं कि हम लोग सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लेकिन बल्कि गांव में रहने वालों की जिंदगी को में भी बदलाव लाएं। उसी का प्रतिबिंब आज का यह बजट है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी को, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी को कि उन्होंने ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज को विशेष महत्व दिया है। तो झारखंड विधानसभा में पेश अबुआ दिशोम बजट की जहां सत्ताधारी दल ने सराहना की, वहीं विपक्ष से आंकड़ों की बाजीगरी और झूठ का पुलिंदा बता रहा है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इसे जनहित का बजट बताया। सदन में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पैसे की कमी नहीं होने के बाद भी विकास के काम ठप होने का सवाल खड़ा किया। वहीं बीजेपी विधायक पूर्णिमा दास साहू ने बजट को लेकर निराशा जाहिर की। में माताओं और बहनों के हित में ये बजट पेश किया गया, जिसमें सभी सेक्टर को राशि दी गई है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो बजट है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बना है और हरा बजट कहिए इसको, दिलों को हरा कर देता है ये बजट। जब आप देख रहा था, मैं पढ़ रहा था, सुन रहा था, मैं तो लगा कि नहीं, इस बजट में कुछ न कुछ तो अच्छा है। और केंद्र के परिप्रेक्ष्य में अगर झारखंड की हम तुलना करें तो हमें तक झारखंड हावी हो गया है। अपने शेयर हिस्सा पूंजी लगाते नहीं है, खर्च होता नहीं है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जाता नहीं है केंद्र को, तो इनको पैसा नहीं मिलती है। तो इनके क्या कहते हैं उसको, मिसमैनेजमेंट कह सकते हैं या सूझबूझ की अभाव कह सकते हैं, या केंद्र से पैसे लेने का इनको कोई ढंग ढांचा कुछ आता नहीं है, और जब काम नहीं कर पाते हैं तो तरह तरह की वो बातें करते हैं। बजट ऐसा होना चाहिए जो हर एक वर्ग को सशक्त करे, समाज के हर एक वर्ग को सशक्त करने वाला बजट होना चाहिए। सिर्फ आंकड़ों का संतुलन बनाने वाला बजट नहीं होना चाहिए। तो मुझे तो ये बेहद निराशाजनक बजट रहा। सिर्फ आंकड़ों का जो है आपका खेल बाजीगरी ही मुझे दिखा इसमें। तो झारखंड के बजट को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने दिशाहीन बताते हुए जनता को गुमराह करने वाला कहा। उन्होंने कहा कि बड़ी मात्रा में राशि के गबन का आरोप दिखता है और लगाया गया है, और दावा किया गया कि वित्त मंत्री आधे मन से बजट का भाषण पढ़ रहे थे, जिसमें मुख्यमंत्री भी खुश नहीं दिखे। 1,58,000 करोड़ का बजट केवल गोल मंडोल आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण है। इसमें राज्य के विकास का कोई विजन है ना कोई दृष्टि है। अब जरा बताइए, 10,000 करोड़ रुपए का राशि का बड़े पैमाने पर गबन किया गया। ऐसा लग रहा था जैसे वित्त मंत्री जी आधे मन से भाषण पढ़ रहे थे। एक बार भी बजट भाषण के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने निरंतर दबाकर प्रोत्साहित नहीं किया। और बड़ी खबर आ रही है रांची से, जहां मनातू स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दोपहर से सीबीआई की टीम जांच में जुटी है। 12 से ज्यादा अधिकारी कैंपस पहुंचकर वित्तीय अनियमितता, नियुक्ति प्रक्रिया और टेंडर से जुड़े हुए दस्तावेजों की जांच में जुटे हैं। डीएसपी स्तर के अधिकारी अहम फाइलों को खंगाल रहे हैं और संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कई अहम कागजात जब्त किए गए हैं और जांच की कार्रवाई से विश्वविद्यालय प्रशासन में हड़कंप मचा है। देखिए संवाददाता गौरव झा की रिपोर्ट। रांची के मनातू स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय में सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है। कई अनियमितताओं को लेकर सीबीआई की टीम मनातू स्थित केंद्रीय जो विश्वविद्यालय है वहां पहुंची हुई है। सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी है मनातू में, वहां सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। बताया जा रहा है कि वित्तीय अनियमितता के साथ साथ जो बहाली की प्रक्रिया है उसमें कई जगहों पर जो धांधली है उसकी बातें सामने आई है। सीबीआई की टीम को इसका इंफॉर्मेशन मिला था, जिसके बाद पूरी टीम यहां पर करीबन 1 दर्जन से अधिक की संख्या में सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो
यहाँ पर पहुंचे हैं। अंदर तमाम कागजातों को खंगाला जा रहा है, तमाम बिंदुओं पर जांच की जा रही है कि आखिर किस तरीके से अगर कोई अनियमितता यहाँ हुई है तो उसके पीछे की क्या वजह है। अगर हम इस पूरे विश्वविद्यालय की बात करें तो पूर्व में भी इस विद्यालय पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं, कई दफा विद्यार्थी आंदोलन करते नजर आते हैं, कई दफा यहाँ पर अनियमितताएं की बात आती है। ये भी कहा जाता है कि इस विश्वविद्यालय में नियुक्ति की प्रक्रिया में कई बार जो है वहाँ त्रुटि देखने को मिली है, कई ऐसे लोगों की नियुक्ति हुई है जो नियम संगत नहीं थी। तो तमाम चीजें, अगर ऐसी कोई भी चीजें होंगी तो उस पर सीबीआई जांच करेंगी। इन तमाम चीजों की शिकायत जो है वो सीबीआई की टीम को मिली थी, जिनमें से कि बताया गया था कि कई अलग अलग तरह की जो अनियमितताएं हैं वो कई बार मेस से जुड़ी हुई समस्याएं आती हैं, कई बार ये कहा जाता है कि नियुक्ति की प्रक्रिया में है, कई बार फर्नीचर से जुड़े हुए मामले आते हैं। तो तमाम अगर ऐसे शिकायत हैं सीबीआई की टीम को मिली है तो वो तमाम बिंदुओं पर जांच करेगी। हालांकि अभी हमारी बात जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के यहाँ के लोगों से हुई है तो उन्होंने कहा है कि हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, किसी भी तरीके की कोई भी जांच जो भी एजेंसी करना चाहती है, सेंट्रल एजेंसी करना चाहती है, हमारा कोऑपरेशन उनके साथ होगा। अब देखना होगा कि तमाम जांच के बाद सीबीआई यहाँ से क्या कुछ खंगाल कर निकलती है, क्या ये जांच लंबी दिनों तक चलती है, क्योंकि आज जो है वो करीबन 1 दर्जन से अधिक सीबीआई के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, जांच कर रहे हैं। देखना होगा कि तमाम बिंदुओं पर जांच के बाद किस तथ्य तक सीबीआई की टीम पहुंचती है और आगे जांच की प्रक्रिया क्या होती है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और अब बात एयर एम्बुलेंस क्रैश की। तो चतना में सोमवार की देर शाम एक एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गई और इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। ये एयर एम्बुलेंस रांची से दिल्ली जा रही थी और तभी चतरा में ये क्रैश हो गया। हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है उनमें 2 पायलट, 1 डॉक्टर और मरीज शामिल थे। चार्टर्ड विमान से मरीज को दिल्ली ले जाया जा रहा था। मरीज संजय कुमार लातेहार के रहने वाले थे और गंभीर रूप से जल जाने के बाद रांची के एक अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से रांची ले जाया जा रहा था, लेकिन 23 फरवरी की शाम रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, उन्हें दिल्ली ले जाया जा रहा था और उस उड़ान के दौरान ही कुछ ही देर के बाद विमान का संपर्क एटीसी से टूटा और विमान लापता हो गया। कुछ देर के बाद इस बात की जानकारी सामने आई कि एयर एम्बुलेंस चतरा के जंगल में क्रैश हो गया है। इस विमान में मरीज संजय कुमार के साथ उनके 2 परिजन, 1 डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता जो कि बिहार के रहने वाले थे, एक नर्सिंग स्टाफ भी शामिल थे। विमान के क्रू मेंबर की बात करें तो 2 पायलट थे जिनमें कैप्टन विकास भगत और कैप्टन सर्वदीप सिंह शामिल बताया गया। हादसे के बाद से जांच के लिए दिल्ली से विशेषज्ञों की एक टीम चतरा पहुंच रही है। फिलहाल विमान के मलबे से सभी शवों को निकाल लिया गया है और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, जहां पर विमान में कैसे हादसा हुआ। देखिए पहली तस्वीर उस विमान की जब इस विमान ने उड़ान भरने की पूरी तैयारी कर ली थी और यहाँ से दिल्ली के लिए इसने जैसे ही उड़ान भरी, चतरा में ये क्रैश हो जाता है। तस्वीरें ग्राउंड जीरो की भी आपके सामने, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे ही खबर सामने आई उसके बाद युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया, लेकिन एक भी जान बचाई नहीं जा सकी। 7 लोग इस विमान में सवार थे और 7 की मौत हो गई है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए इसी विमान में सभी लोग सवार थे जो हादसे का शिकार हुए। हालांकि हादसा किस वजह से हुई, क्या कोई तकनीकी खामी आई या फिर मौसम, बताया जा रहा है कि इस दौरान इस इलाके में ठीक नहीं था और इसे लेकर पहले ही जानकारी साझा की गई थी कई एंगल से। इस वक्त हालांकि ये जांच होती नजर आ रही है। तो
तो विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी कि AAIB टीम रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड के दिल्ली स्थित ऑफिस पहुंची और आपको ये बताते चलें कि चतरा में रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड का बीच क्राफ्ट C90 एयरक्राफ्ट VT-AJV क्रैश हुआ, जिसमें 2 क्रू मेंबर सहित 7 लोगों की मौत हो गई और इसीलिए अब इसे लेकर जांच पड़ताल शुरू की गई है और रेडबर्ड एयरवेज के ऑफिस टीम इस वक्त पहुंची हुई है जांच करने के लिए। बात है उसकी भी घटना। तो एयर एम्बुलेंस क्रैश के बाद रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड के फ्लाइट सेफ्टी चीफ मोहिंदर कौर का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कंपनी भी इस घटना से बेहद दुखी है। यहाँ जो ये पूरी की पूरे विमान की बात चल रही है बिल्कुल ठीक रही, फ्लाइट सही थी और वापसी भी एयरक्राफ्ट में कोई खराबी नहीं थी। दोनों पायलट काबिल और अनुभवी पायलट थे। जांच अब भी इसे लेकर चल रही है। जांच एजेंसी आई जरूर थी, उन्होंने कुछ सामान जब्त किया है और फिर यहां से निकल गए। बहुत बहुत दुख है फैमिलीज को। अभी हम खुद ही शॉक में हैं कि ये क्या हो गया, क्योंकि हम तो लाइफ सेव करने ही गए थे किसी की, और ये एम्बुलेंस फ्लाइट थी। जो हमारा एक सेगमेंट था बिल्कुल ठीक गया है, फ्लाइट बिल्कुल सही गई है और वापस आते समय भी कोई एयरक्राफ्ट में डिफेक्ट्स नहीं थे। पायलट्स दोनों ही कैपेबल पायलट्स थे और एक्सपीरियंस पायलट्स थे। वी आर रियली शॉक्ड और इन्वेस्टिगेशन अभी हो रही है, हमें भी नहीं पता कि क्या हुआ है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज आई थी, उन्होंने अपना सामान जो सीज करना था करके चले गए। तो वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में एयर एम्बुलेंस क्रैश पर दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि जैसे ही ये घटना घटी हमारे पास खबर आई, पूरा प्रशासन इसी में लगा रहा। इसमें 6 से 7 लोगों की मृत्यु हुई है। ये बहुत दर्दनाक घटना है। वहीं मौसम खराब हुआ और इस विषय पर भी इस दृष्टिकोण से भी जांच होगी कि आखिर घटना हुई तो कैसे हुई। काफी बड़ा दर्दनाक घटना है। अचानक मौसम भी खराब हुआ। अब इस विषय पर अब आगे डीजीसी जांच करेगी, क्या घटना कैसे हुई व्यवस्थित रूप से। सरकार की तरफ से कंपनसेशन अभी हम देख रहे हैं क्या क्या हुआ है नहीं हुआ। हम लोग निश्चित रूप से उनके इस घटना को लेकर सरकार चिंतित है, गंभीर। और इस हादसे के बारे में मृतक संजय के बड़े भाई ने बताया कि दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से संजय बुरी तरह से झुलस गए थे। डॉक्टर ने बाहर ले जाने की सलाह दी थी। रोड से ले जाना संभव नहीं था और इसीलिए एयर एम्बुलेंस लिया गया था। सूचना मिला, कैसे भेजे रहे थे उनको दिल्ली? हम लोग वहाँ देवकमल में भर्ती किए थे रांची में। सही ट्रीटमेंट नहीं लगा और स्थिति भी बहुत दयनीय हो गया था। बाय रोड ले जाने का प्रयास किए लेकिन डॉक्टर बोला नहीं ले जा पाइएगा, बीच रास्ता में ही मरीज कोलैप्स कर जाएगा। आप लोग एयर एम्बुलेंस अगर ले पाइएगा तो ही जा पाएगा। तो हम लोग एयर एम्बुलेंस से ले जा रहे थे और सब करके एयरपोर्ट रांची एयरपोर्ट में हम लोग बैठा उठा के वहाँ से हम लोग आए। घर आने पर पता चला, अभी तक फोन लगाया नहीं लगा तो न्यूज में देखे कि प्लेन क्रैश कर गया और रडार से बाहर हो गया। हम लोग देवकमल हॉस्पिटल से ले गए थे रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। उसके बाद वहाँ से एम्बुलेंस से दिल्ली जा रहा था और हादसा कैसे हुआ हम लोग को मालूम नहीं है और न्यूज से हम लोग को पता चला। और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस। बने रहिए हमारे साथ।